यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक, देवेंद्र सर और अन्य शिक्षक सभी को मेरा प्रणाम। और यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी हैं वो अलग अलग जो भी कंपटीशन की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और हम अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही खुशी का, बहुत ही गर्व का और इसके अलावा एक चिंतन करने का भी दिन है। सबसे पहले हमें इस दिन की जो महत्वता है उसको समझना चाहिए। गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं, या फिर और जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं हमारे, जैसे 15 अगस्त हुआ, तो ये हम क्यों मनाते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम इस दिन की कद्र कर सकें। जो हमें प्राप्त हुआ है आज़ादी, वो कोई छोटी चीज़ नहीं है। सदियों की जो हम कह सकते हैं एक तरह से परतंत्रता, या जैसे भी अध्यक्ष जी ने कहा, परतंत्रता पूरी तरीके से नहीं है जब तक पंक्ति का आखिरी व्यक्ति नहीं मान ले कि हम परतंत्र हैं, जब तक हम परतंत्र नहीं हैं। लेकिन फिर भी अलग मायनों में जो कह सकते हैं जो बाहरी लोग हैं उनका भारत पे शासन रहा है। तो इतने दशकों की परतंत्रता के बाद जो हमें ये सुखद दिन देखने को मिला, जो आज हम खुली सांस में, खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, जो आज हमारे पास इतने फ्रीडम्स हैं कि हम अपनी मर्जी से, अभिव्यक्ति की आज़ादी है हमारे पास, कहीं आने जाने की आज़ादी है हमारे पास। अगर कोई हमारे संग अत्याचार हो तो न्यायालय तक जाने की और वहाँ पर फिर हमें जस्टिस लेने का अधिकार है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। दशकों तक भारत के लोगों को ये चीज़ें प्राप्त नहीं थी, सदियों तक। तो इसलिए हमें कद्र करनी चाहिए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता के लिए इतना महत्वपूर्ण संघर्ष किया, उनको याद करें। और जो उन्होंने वैल्यूज़ जो दी हैं, जो संदेश दिए हैं, उसको हम याद कर सकें। इसलिए मुझे लगता है कि स्वतंत्र दिवस या फिर गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं और एक तरह से अपने आप को हम कद्र कर सकें इस चीज़ की, क्योंकि ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं ये हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव में एक तरह से हम जा रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव। और अमृतकाल की बात जैसे की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तो अमृतकाल इसलिए है क्योंकि ये अमृतकाल का मतलब केवल ये नहीं है कि हम हमारे 75 वर्ष स्वतंत्र गणतंत्रता के पूरे हो गए हैं और अपने हम आगे 25 साल जो 100 वर्ष हम पूरे करेंगे 2047 में, हम स्वतंत्रता की बात करें तो 2047 में। ये अमृतकाल इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के लिए आने वाले जो 25 साल हैं, या फिर हम कह सकते हैं 2047 की बात करें तो जो हमारे आने वाले 23 साल हैं, जो भी कह सकते हैं, वो भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और आज मेरे सामने जो आप सब उपस्थित हैं उसमें ज़्यादातर लोगों की जो आयु वर्ग है वो 18 से 25 वर्ष होगा, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। तो आप सब अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानिए कि भारत के इस अमृत काल में आपको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। जो भारत के ये 25 साल हैं, आने वाले 25 साल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और महत्वपूर्ण क्यों हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। इस आने वाले 25 महत्वपूर्ण सालों में आप आने वाले जो भारत का भविष्य है उसको तय करेंगे,
और आने वाले भविष्य का मतलब जो मैं कह रहा हूं, कम से कम आने वाले 100, 200 और 500 साल तक का भविष्य, कम से कम 200 सालों का भविष्य तो अगले 25 सालों में तय होगा ही। तो इसलिए आप अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानिए कि इस अमृत काल में आप सब भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये एक बहुत ही मुख्य बात है। और ये 25 साल महत्वपूर्ण क्यों है वो मैं आपको बताता हूं। अभी जो अब जैसे हम देखते हैं, आप सब भी सुन रहे होंगे इस चीज को कि एक टर्म होती है डेमोग्राफिक डिविडेंड। उसको जैसे हम समझें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि भारत में युवा आबादी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब इस वक्त भारत युवाओं का देश है जो हम कह सकते हैं। भारत की जो एवरेज एज है वो करीब 27 साल है, 27 उम्र है। तो इतने युवा देश होने का मतलब यह है कि हमारे भारत के पास इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतनी सारी हमारे पास वर्कफोर्स है। वर्कफोर्स मतलब जो आप सब हैं, कि हम अपनी अगर हम इकोनॉमी की बात करें और अपने कल्चर की बात करें, सोसाइटी की बात करें, तो उसको हम आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि युवा ही तो देशों को आगे ले जाते हैं ना। काम करने वाले कौन होते हैं? युवा होते हैं। 15 वर्ष से जो 60 वर्ष की जो पीढ़ी होती है वह काम करने वाली होती है। इसमें जितने भी युवा होंगे वो सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं। और ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड की जो मैंने बात करी थी, ये ऐसा फेस है कि अगर हमने ये 25 साल मिस कर दिए तो फिर पता नहीं आगे जाने कब हमें ये मौका मिले। जैसे अगर हम देखते हैं जो चाइना ने, जैसे हम चीन की बात देखते हैं, तो चाइना ने करीब पिछले 2 से 3 दशक में बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं हम इकोनॉमिक राइज देखा है। मतलब अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सुधारा है। और अब जो आने वाले 2 या 3 दशक हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं कि हम अपनी आर्थिक स्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी जो राजनीतिक स्थिति है उसको संभालें। तो इसलिए आप इस मूवमेंट की इम्पोर्टेंस को समझिए कि हमारे लिए ये समय और आने वाले 20 से 25 साल कितने महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि आप नए भारत जिसकी प्रधानमंत्री बात करते हैं, आप नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आगे करेंगे। तो आप इसमें जो अपना कर्तव्य है आप उसको भी समझिए। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात करी थी पंच प्राण की, कि जो ये आने वाला हमारा अमृत काल है उसमें हमें अपने पंच प्राणों को ध्यान रखना चाहिए। पंच प्राण हैं, जैसे 2047 तक हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, पहला पंच प्राण ये है। और उसमें दूसरा ये है कि हमें अपनी सभ्यता पर, जो हमारा कल्चर है, उस पर गर्व होना चाहिए। क्योंकि जो देश, जो समाज में रहने वाले लोग अपने कल्चर पर, अपनी सभ्यता पर गर्व नहीं करते, वो हमेशा मानसिक गुलाम बने रहेंगे औरों के। जैसे हमने देखा अंग्रेज क्यों करीब 190 सालों तक भारत पर राज कर पाए, उसका कारण उनकी जो मिलिट्री पावर थी वो तो थी ही, इकोनॉमिक पावर थी वो भी थी, लेकिन इसका एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हम कह सकते हैं वो था कि उन्होंने जो हमको यह दर्शाया कि भारत के लोग जो हैं वो बहुत पिछड़े हुए हैं और जो अंग्रेज जो हैं वो बहुत सभ्य समाज से, बहुत एक कह सकते हैं मॉडर्न सोसाइटी से आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको कन्विंस करने में ये सफल हो पाए कि वो हमसे सुपीरियर हैं और हम उनसे इंफीरियर हैं। और शायद क्योंकि हम अपने इतिहास को इतनी तरह अच्छे से नहीं समझते थे उस समय, तो हमने ये अंग्रेजों की बात मान ली और एक तरह से उनको हमने एक तरह से अपने सुपीरियर की तरह या फिर उनके शासन में रहने को हम राजी हो गए। तो ये हम राजी इसलिए हुए क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमें अपने कल्चर की, हमें अपनी सभ्यता की जानकारी तो थी, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं हमें अपनी उसकी ताकत की पहचान नहीं थी। तो इसलिए अगर हमारे देश को आगे बढ़ना है
तो सबसे ज़रूरी है कि हम अपने कल्चर की, जो हमारी सभ्यता है, उसको समझें और उस पर गर्व करें। ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये दूसरा पंच प्राण का पार्ट है। और तीसरा ये है कि जो हम अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो एक गुलामी की मानसिकता कहीं कहीं देखी जाती है, कॉलोनियल माइंडसेट जिसको हम कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अभी भी ये देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अंग्रेजी में बात कर रहा है तो उसको एक ऐसे देखा जाता है, अरे ये तो बहुत अच्छा है। और अगर हिंदी बोलने में थोड़ा सा अपने आप को या शर्म महसूस करते हैं, जो भी करते हैं। या फिर अभी भी आप देखोगे जो भारत के बहुत सारे लोग हैं, उनका सपना होता है कि हम विदेश जाकर बसें, अमेरिका जाकर बसें, या यूरोप के जो अच्छे अच्छे देश, जो आप कहते हैं अच्छे अच्छे देश, उनमें जाकर बसें। तो ये कहीं ना कहीं उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करता है कि हम अभी भी, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट, जो एक कह सकते हैं एक मानसिकता वाली गुलामी वाली मानसिकता है, तो इसको हमें तोड़ना होगा। तभी हम खुद को और अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। और इसमें आप सबका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को समझें, क्योंकि जो अपने देश का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हुआ। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप, जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आप ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कोई जैसे ज़्यादातर एसआई वाले स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। और इसके अलावा कौन कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एसआई के अलावा? पुलिस कांस्टेबल और एसएससी सीजीएल, अच्छा एसएससी जीडी, अच्छा अच्छा। तो एक जो और समझने लायक मुख्य बात वह जो है वो यह है कि आप जो भी कार्य करें वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। इस देश को आप एक कार की तरह इमेजिन कर सकते हैं। कार होती है 4 पहिए की गाड़ी। तो 4 पहिए की गाड़ी में आप ये नहीं कह सकते कि केवल उसकी स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट होती है या उसके पहिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर और कोई एक इंजन केवल इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं कह सकते। इवन उसमें छोटा सा एक पार्ट होता है जो जिसको शायद वो पानी स्प्रे करता है वो इंजन को, ताकि इंजन को ठंडा रख सके। उसकी भी इतना महत्वपूर्ण होता है वो कि अगर वो वाला पार्ट खराब हो जाएगा तो इंजन गर्म होके मतलब गाड़ी बैठ जाएगी, गाड़ी चल नहीं पाएगी। तो हर पार्ट का जिस तरीके से एक गाड़ी में अलग अलग पुर्जे होते हैं और हर पुर्जे का अपना एक महत्वपूर्ण रोल है, और जब वह हर पुर्जा अपना काम अच्छे से करेगा तभी जो एक गाड़ी है वो अच्छे से चल सकती है। इसी तरह ये देश है। देश में हम अलग अलग पद पर कार्य कर रहे हो सकते हैं। कोई हो सकता है टीचर की तरह कार्य कर रहा है, कोई डॉक्टर की तरह कार्य कर रहा है, कोई इंजीनियर की तरह कार्य कर रहा है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाके कार्य कर रहा है, कोई पुलिस में कार्य कर रहा है, कोई फौज में कार्य कर रहा है। तो एक पूरा देश एक कार की तरह, जब इसके अलग अलग पुर्जे, जब सब लोग अपना अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे कर्तव्य भाव से निभाएंगे, जब ही ये एक देश रूपी गाड़ी जो है वो अच्छे से चलेगी। और जो हमारा लक्ष्य है अमृतकाल का, उसको मुझे पूरा विश्वास है कि हम जरूर उसे अचीव करेंगे। तो ये तो हमारी बात हुई हमारे देश के प्रति जो हमारा रोल है वो क्या होना चाहिए। इसके बाद अगर अब जैसे हम आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके बारे में चर्चा करना चाहें, तो जैसे आप जानते हैं कि अभी मैंने 2023 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जाम जो हैं उसमें ईश्वर की कृपा से और मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों की कृपा से सफलता हासिल की है और मुझे ट्रेजरी ऑफिसर का पद मिला है। तो उसके लिए मैं चाहूँगा जो भी मतलब जो एग्ज़ाम्स था वो मेरा डिफरेंट था, मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम था, लेकिन एग्ज़ाम का पढ़ने का तरीका ज़्यादातर एक ही होता है। तो उसके लिए मैं अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहूँगा। उसके बाद आप लोगों की जो भी क्वेरी हैं या फिर आप जो भी कुछ पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो जो
मुख्य अनुभव जो मैंने क्योंकि मेरे तैयारी को काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने करीब 2018 से इस परीक्षा के लिए तैयारी करना शुरू किया था और आज 2023 में जाके मुझे सफलता प्राप्त हुई है। तो जो भी मेरे 4-5 साल के अनुभव रहे हैं उसका एक निचोड़ जो है वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। तो एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें सबसे पहला जो फेस होता है या हम कहते हैं सबसे पहली जो चीज़ होती है वह ये होती है कि आप सबसे पहले तो यही है कि क्या वाकई आप उस काम को करना चाहते हैं जो जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, या फिर किसी और के कहने से, किसी और के प्रभाव में, या फिर एक तरह से किसी चीज़ का ग्लोरिफिकेशन कर दिया जाए जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के दिखा दी जाए, तो उस प्रभाव में कर रहे हैं। तो पहले तो आपको खुद को अपने आप को यह कन्विंस करना होता है कि ये अपने आप को ये होता है कि हाँ, मैं जो लक्ष्य के तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसके प्रति मैं पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हूँ। यह एक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप में प्रतिबद्धता नहीं होगी, आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आप जैसे अभी सर ने बताया कि पुलिस के करीब 62,000 पद हैं और उसमें करीब 50 लाख आवेदन आए हैं और करीब 30 लाख तो उसमें से जो कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम देने की संभावना है। तो आप देख सकते हैं करीब कंपटीशन कितना है, करीब हर पद के लिए 100 बच्चों में कंपटीशन है। तो जब तक आप में वो प्रतिबद्धता नहीं होगी, आप उस कंपटीशन में टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें तमाम फेसेस आएंगे, हार के फेसेस आएंगे। जो जैसे मैंने देखा, जैसे मैंने आपको बताया कि 5 साल हो गए मुझे, तो सीधी बात है इसमें 5 साल हुए हैं तो काफ़ी मैंने चीज़ें देखी होंगी। एग्जाम्स क्लियर नहीं हुए, कभी प्री क्लियर नहीं हुआ, कभी मेंस क्लियर नहीं हुआ, और इसके अलावा भी और भी घटनाएं घटी हैं मेरे साथ, तो अलग अलग हैं, अभी इतना समय नहीं है। तो इसमें काफ़ी फेसेस आएंगे कि आप अपने आप को एक तरह से डिमोटिवेटेड फील करेंगे, डिसहार्टेंड फील करेंगे। लेकिन जब आप में वो प्रतिबद्धता होगी कि मैं क्यों करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी आप वहाँ पर टिक पाएंगे। जैसे आप कभी भी कोई चीज़ छोड़ना कि आप में दिमाग में आए कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा, मैं ये और कुछ करूँगा, छोड़ना चाहें, तो आप सबसे पहले ये सोचिएगा कि मैंने ये शुरू क्यों किया था, तो आप शायद अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा तेज अग्रसर हो सकें। तो जो कुछ 1-2 मुख्य बातें हैं वो मैं बताना चाहूँगा एग्जाम, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले, कि आप सबसे पहले जो एग्जाम की डिमांड है उसको समझिए। आप कोई भी एग्जाम हो, जैसे भी आप पुलिस का कर रहे हैं, कोई एसएससी जीडी का एग्जाम कर रहे हैं, कुछ बच्चे यहाँ पे हो सकते हैं आर्मी के जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं, डिफेंस फोर्सेस के, उनकी तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ के एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले एग्जाम की डिमांड को समझिए कि ये एग्जाम हमसे चाहता क्या है। और एग्जाम की डिमांड को समझने के लिए जो मुख्य बात है वो है, सबसे पहले आप उसके सिलेबस को देखिए, है ना। काफ़ी होता है कि काफ़ी बार होता है कि हम एग्जाम के सिलेबस को ही नहीं देखते और तैयारी शुरू कर देते हैं। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि हम कौन सा एग्जाम देने जा रहे हैं, उसका सिलेबस क्या है, एग्जाम की डिमांड क्या है, तब तक आप जितने भी एफर्ट्स करेंगे वो एक सही दिशा में नहीं होंगे। तो पहली चीज़ कि आपको एग्जाम का सिलेबस बहुत अच्छे से केवल पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने केवल एग्जाम सिलेबस पढ़ लिया है, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, उसको अच्छे से समझना है कि क्या क्या सिलेबस है सारी चीज़। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि आप जो उसी एग्जाम के पिछले जो साल में क्वेश्चंस पेपर आए हैं, जो क्वेश्चन पेपर रहे, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या पीवाईक्यू कहते हैं, आप उनको देखिए, अच्छे से देखिए और उनका एक तरह से विश्लेषण कीजिए कि इसमें क्या चीज़ पूछी जाती है। जैसे अगर जीएस पूछी जाती है तो जीएस में किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और हिस्ट्री का कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट हम देखें तो हिस्ट्री में पूछा जाता है तो हिस्ट्री में किस पार्ट में से पूछा जाता है, एंशिएंट में से पूछा जाता है, मिडाइवल में से पूछा जाता है, या फिर जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं उसमें से पूछा जाता है। और उसमें भी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विश्लेषणात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम की जब तक डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक आप अपनी जितनी भी मेहनत कर लीजिए, वो मेहनत का जो आउटपुट होगा वो उतना अच्छा नहीं आएगा। ये होता है ना, जे एक तरह से आप इसे समझिए, एग्जाम डिमांड है और हम जो तैयारी कर रहे हैं वो सप्लाई है। जब तक डिमांड और सप्लाई मैच नहीं होगी, जब तक जो एग्जाम मांग रहा है हम उसे नहीं देंगे, तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो डिमांड सप्लाई को मैच करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डिमांड को समझें पहले, एग्जाम की डिमांड क्या है। और जैसे मैंने बताया, एग्जाम की डिमांड के लिए पहले आप सिलेबस को समझिए, और सिलेबस के बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको एनालाइज कीजिए अच्छे से, चाहे उसमें आपको 2 दिन 3 दिन लग जाए, मतलब अच्छे अच्छे अलग अलग एग्जाम्स देखिए, उसमें जो भी चीज़ है
तो उसको अच्छे से समय लग जाए, वो समय इतना ज़्यादा वो नहीं है कि आपको इतना समय लग रहा है, लेकिन उसको अच्छे से समझिए क्या चीज़ है बेसिकली, तब आप अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कीजिए। और जिस भी तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोचिंग के माध्यम से कर रहे हैं, चाहे बिना कोचिंग कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, तो अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी आप तैयार कीजिए कि आपको जैसे लक्ष्य एग्जाम है, जैसे कोई एग्जाम है तो आपका 6 महीने बाद एग्जाम है, या कोई 1 साल का समय होता है, अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग समय होता है। तो उस पूरे एग्जाम के लिए अपनी स्ट्रेटजी तैयार कीजिए कि हाँ हमारे पास इतना समय है, हमारे इतना इतना हमको पढ़ना है, तो इसको हम कैसे कवर करेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। और पूरे दिन का जैसे सबका होता है अलग अलग पढ़ने का होता है, नॉर्मल कहते हैं कि 15 घंटे पढ़ना, 16 घंटे पढ़ना, लेकिन मैं अपनी कहूँ तो इतना तो प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन हम दिन में 8 से 10 घंटे तो हम प्रैक्टिकली पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिकल है कि हम दिन 8 से 10 घंटे तो हमें निकाल सकते हैं, और इतने निकालने भी होंगे, क्योंकि जितनी यहाँ पर कंपटीशन है इससे कम पे काम भी नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अपने एक डेडिकेटेड शेड्यूल बनाइए, जो भी आपको रात को पढ़ने का होता है तो आप रात को बनाइए, दिन में पढ़ने का होता है तो दिन में बनाइए। कोई भी चीज़ का एक फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता कि आप इसी तरीके से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, या फिर इस तरीके से नहीं करा तो नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। जितने भी व्यक्ति सफल होते हैं उनका अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, अलग अलग बुक्स होती हैं पढ़ने की, अलग अलग समय होता है पढ़ने का, ठीक है ना, वो चीज़ कीजिए। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी को बनाने के लिए एग्जाम्स का टारगेट सेट कीजिए, अपना क्या चीज़ है एग्जाम्स का, आपको कैसे कैसे पढ़ना है वो एग्जाम्स, और उसके बाद फिर आपके पास कितना समय है और उस समय को कैसे कैसे आपको पढ़ना है। ज़्यादातर हो तो आप लगातार ज़्यादा मत पढ़िए, मतलब जैसे होता है कि हम लगातार 3 घंटे पढ़ रहे हैं या लगातार 4 घंटे 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमारी जो गुणवत्ता होती है, जो पढ़ाई की हमारी तैयारी की गुणवत्ता होती है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसका, मतलब उतनी जो एफिशिएंसी नहीं रह जाती पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो और छोटे छोटे बैचेस बना के पढ़े, जैसे 2 घंटे पढ़े फिर थोड़ा गैप लिया, फिर 2 घंटे पढ़े थोड़ा गैप लिया, तो मेरे लिए वो स्ट्रेटजी ज़्यादा इफेक्टिव थी। वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप कैसे, मतलब सिटिंग टाइम आपका क्या रहता है, कैसे देख सकते हैं वो सब चीज़। इसके बाद बस अपनी तैयारी में लग जाइए, और जो भी चीज़ है जो आप कोचिंग में पढ़ाते हैं या फिर आप कहीं से ही पढ़ते हैं, तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जो आज पढ़ रहे हैं आपको लगता है कि हमने पढ़ लिया, हमें याद है, लेकिन अभी आपका एग्ज़ाम 6 महीने बाद है, 1 साल बाद है, जब तक वो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी। और बिना रिवीजन के एग्ज़ाम क्वालिफाई करना तो एक तरीके से मतलब बेईमानी होगी कि हम ये सोचें कि हमने एक बार चीज़ पढ़ ली है या टीचर ने हमको एक बार कोई चीज़ बता दी और फिर हम उसको डायरेक्ट एग्जाम में एकदम रिकॉल कर पाएंगे, तो ये तो बेईमानी होगी मेरे हिसाब से कहना। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। आप अब पढ़ रहे हैं, रिवीजन कीजिए। और एक रिवीजन की एक टेक्निक भी है, उसको काफ़ी हद तक साइंटिफिक टेक्निक भी कहा जाता है, मतलब मैंने खुद इंडिविजुअली तो चेक नहीं किया, लेकिन उसको साइंटिफिक टेक्निक कहा जाता है। तो अगर आप चाहें तो उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल जैसे होता है, जैसे आज हमने कोई चीज़ पढ़ी है ना, आज जैसे सर ने कोई क्लास में कोई चीज़ पढ़ाई है, सर ने मैम ने कोई क्लास में चीज़ पढ़ाई है, तो सबसे पहले तो हम उसे तुरंत रिवीजन करें। सर ने ऐसे पढ़ाई है कोई चीज़, सर ने अगर 2 घंटे में पढ़ाई है तो उसको हम शायद 5 या 10 मिनट में उसको हम समराइज कर सकते हैं, है ना। आज वो चीज़ हो गई, फिर उस चीज़ को हम अगले दिन पढ़ें उससे, मतलब जैसे आज हमने कोई चीज़ पढ़ी उसको अगले दिन रिवाइज करें, तो वो ज़्यादा समय नहीं लगता उसमें। जैसे आज हमने किसी चीज़ में समय पढ़ने में हमें 2 घंटे लगे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में अगले दिन वो आधा घंटे और कम समय में 20 मिनट में हो जाएगी। फिर उस चीज़ को आप 1 हफ्ते बाद पढ़ें, समझ रहे हैं। आज पढ़ी है, कल पढ़ी है, फिर उसको 1 हफ्ते बाद पढ़ें, फिर उसको 1 महीने बाद पढ़ें। तो जैसे आपके 3-4 रिवीजन होंगे और हर रिवीजन का ड्यूरेशन बढ़ाता जाना है, एंड देन उसको फिर आप एग्जाम से पहले पढ़ें। तो ये मैंने खुद की आजमाई हुई टेक्निक है मेरी, मतलब मैं क्योंकि मैं खुद इस तरीके से पढ़ा हूँ और मुझे भी खुद इफेक्टिव लगी है, तभी मैं आपसे साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है, तो आप चाहें तो आप इसे अपने प्रैक्टिस में भी अपना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हुई तो आपकी। और इसके अलावा तो वही चीज़ है, आप जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ये चीज़ होती है कि आपको पता चलता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं। एक आपका सेल्फ इवेल्युएशन होता है, क्योंकि जब आप जो प्रैक्टिस पेपर जो होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह जो आप देते हैं, तो उसमें आपको पता चलती है हाँ मैं यह चीज़ें सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और यहाँ मुझे और सुधार करने की आवश्यकता है। तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि मेरे कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो जब तक आप वहाँ सुधार कैसे करेंगे। तो इसलिए जो टेस्ट पेपर्स जो होते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, वो सब जगह आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, इवन मार्केट में ऐसे मिल जाते हैं आपको। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें,
क्योंकि एक फ्रेज भी है बहुत अच्छा, मुझे वो इंग्लिश में याद है, मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे इंग्लिश में कहना पड़ेगा, मैं आपको हिंदी में अनुवाद कर दूंगा कि द मोर यू ब्लीड इन प्रैक्टिस, सॉरी, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल। मतलब जितना आप प्रैक्टिस करते समय जितना आपको ज्यादा पसीना आएगा, तो युद्ध करते समय उतना ही कम खून बहेगा। समझ रहे ना आप? तो जितनी मेहनत आप एग्जाम से पहले कर लेंगे, एग्जाम में आपके लिए उतना ही आसान होगा। यही सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और मैं एक और बात कहूंगा यहाँ पर, जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ये आपकी थोड़ी डेमोग्राफी देख पा रहा हूँ मैं यहाँ पर, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो, तो मुझे ये देखकर बहुत खुश हो रहा है कि यहाँ पर जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं उसमें गर्ल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। अच्छी बात है, करीब 60 to 70% गर्ल्स हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं और एक हमारे राष्ट्र में कहते हैं कि आज जो हमारे युग है, हम केवल वुमेन्स डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, हम वुमेन्स लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं, कि मतलब केवल महिलाओं के विकास की बात नहीं करते हैं, महिलाओं के नेतृत्व में विकास की बात करते हैं। तो ये बहुत आवश्यक है। अगर हमारे देश को, हमारी आर्थिक व्यवस्था को और हमारे सामाजिक व्यवस्था को आगे बढ़ना है, तो उसमें महिलाओं की भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। और अलग अलग स्टडीज़ हुई हैं, उनमें भी ये निकला है कि जब तक महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, चाहे हमारे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में हो, मतलब वर्कफोर्स में हो, चाहे सोशल एस्पेक्ट में हो, और चाहे राजनीति में इवन क्यों ना हो, जब तक हमारा देश पूरी तरीके से जो हम सपना देखते हैं, स्वर्णिम भारत का देखते हैं, अमृत भारत का सपना देखते हैं, भारत को एक विश्व गुरु का सपना देखते हैं, वो जब तक पूरा नहीं हो सकता। तो ये इक्वल पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। जैसे आप समझ सकते हैं कि अगर आप आज से 20-30 साल पहले की स्थिति देखें, आप अपनी माताओं को देखें, तो शायद उनके पास ये अवसर नहीं थे, जब ऐसा माहौल नहीं था कि गर्ल्स को इतना अलाउ करें कि वो पढ़ सकें, या फिर वो और जो इतनी फ्रीडम जो मिल रही है, वो उस टाइम में वो इतनी सौभाग्यशाली नहीं थी। आप सौभाग्यशाली हैं, तो आप इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। और पढ़ने में जो जो भी डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से हटके अपने लक्ष्य की ओर पूरा आप अपना ध्यान लगाइए। और एक और चीज़, मैं एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा। जैसे हम पढ़ते हैं, काफ़ी नॉर्मल अपना पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी डिमोटिवेशन आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, लगातार पढ़ते पढ़ते वो सारी चीज़ होती हैं। तो उसमें एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं निष्काम कर्मा। जानते हैं हम निष्काम कर्मा? सुना है कभी? गीता में श्री कृष्ण जी जो हैं, वो अर्जुन को जो उपदेश देते हैं, उसका एक क्रक्स, मतलब कहते हैं उसका भावार्थ हम कह सकते हैं निष्काम कर्मा है। निष्काम कर्मा का मतलब होता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को फल की इच्छा से नहीं करें, उस कार्य को इसलिए करें क्योंकि वो आपका कर्तव्य है। उस कार्य को करने में ही आपको खुशी होनी चाहिए, उसके परिणाम में नहीं। जैसे आपने सबने एक 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, या देखी ना हो तो सुना होगा उसके बारे में। देखिए 3 इडियट्स किस किसने देखी है? देखिए 3 इडियट्स। तो उसमें जो मुख्य पात्र है रेंचो, आमिर खान जो रेंचो का उसमें किरदार निभा रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सक्सेस के पीछे मत भागिए, आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए, है ना। आप एक्सीलेंस के पीछे भागेंगे तो सक्सेस खुद ब खुद आपके पीछे आएगी। वही चीज है यहाँ पर निष्काम कर्मा। वो निष्काम कर्मा की ही फिलॉसफी को कह रहे हैं कि आप लक्ष्य के पीछे, मतलब ऐसे में भागिए कि रिजल्ट के पीछे। आप ये देखिए कि हमें अपने आप में अपनी एक्सीलेंस, अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन बनाना है ना। एक तो कह सकते हैं अपनी औकात बनानी है। सफलता तो अपने आप आपको आ जाएगी। तो उस चीज़ की तरफ ध्यान रखिए। और आप निष्काम कर्मा को फॉलो करेंगे तो आपको जो जितने भी डिसअपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, या फिर जो अगर लक्ष्य नहीं मिला तो उसके बाद में जो भी चीज़ें नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं होंगी। आप ये समझिए हमारा कर्तव्य है कि अपना कार्य करना, फल पे हमारा कंट्रोल नहीं है। भाई जो हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारा कंट्रोल किस चीज़ पर है कि हम अपनी पूरी मेहनत करें
और पूरी मेहनत करके जो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं वो दें। एग्जाम का रिजल्ट किसी के कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, उस चीज़ के बारे में सोचकर परेशान होने से क्या फ़ायदा। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है, हमारे कंट्रोल में अपनी मेहनत है, केवल अपनी मेहनत पे फोकस करके और अपने कर्तव्य को निभाते जाइए। फल की इच्छा, मतलब फल की तरफ सोचकर परेशान मत होइए, क्योंकि जब आप एग्जाम के रिजल्ट की सोचते हैं कि रिजल्ट कैसा आएगा, तो उससे दो चीज़ें उत्पन्न होती है, एक इच्छा और एक डर। और ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ही घातक होती हैं। डर जो होता है, डर हमें कभी भी अपना बेस्ट नहीं देने देता। हम एग्जाम में जाएंगे और डर डर के हम एग्जाम दे रहे होते हैं, तो एग्जाम टाइम पे सोचकर हम एग्जाम दे रहे होते हैं और वह डर है हमारे अंदर, तो एक एनएग्जाइटी वाली फीलिंग आती है। तो इवन जो हमारे आते हुए प्रश्न है, जो हम प्रैक्टिस में या फिर हम कोचिंग में सब कर चुके होते हैं, वो भी हम गलत कर आते हैं। क्यों होते हैं गलत? ये डर की वजह से गलत होते हैं। और दूसरी चीज होती है इच्छा। इच्छा होगी जब ही डर होगा। हमें सफलता पाने की इच्छा होगी जब ही असफल होने का डर होगा। समझ रहे हैं आप इस चीज को? तो एक निष्काम कर्म जो भावना होती है, उसके साथ अपना कर्म करें कि हमारा काम है पढ़ना, हमारा काम है अपना बेस्ट देना। जो रिजल्ट आएगा उसकी हमें चिंता नहीं है, जो रिजल्ट आएगा वो एक्सेप्टेबल है। और सक्सेस का मतलब केवल एक एग्जाम में सक्सेस नहीं है ना। सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आपने एसआई का एग्जाम दिया, ये एग्जाम दिया, वो चीज एग्जाम दिया। और कभी जब हम कहते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई कहेगा कि हमारा जीवन का लक्ष्य आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है, जैसे या सिविल सर्विसेज में जाना है। तो वो जीवन का लक्ष्य जितना मैं समझ पाया हूँ, अभी मेरी उतनी उम्र नहीं है तो ज़्यादा तो मेरी भी समझ नहीं है, लेकिन जितना अभी तक मैं समझ पाया हूँ, तो हमारे जीवन का लक्ष्य किसी पद की तरफ नहीं होना चाहिए। क्योंकि सोचा बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वो 22-23 साल में वो आईएएस बन गए, तो इसका मतलब उनके जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। फिर तो कुछ जीवन का बचा ही नहीं, मतलब जीने के लिए, क्योंकि लक्ष्य पूरा हो गया। ये चीज़ समझ रहे हैं आप? तो आपका लक्ष्य कभी ये एसआई बनना, यूपीएससी करना या फिर डीएम एसडीएम बनना, ये नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि उसके बाद क्या करना है। आप एसआई क्यों बनना चाहते हैं? कि मैं अपनी पुलिस सेवा देना चाहता हूँ समाज में एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो। या आप सिविल सेवा में क्यों जाना चाहते हैं? सिविल सेवा में जाके मैं कुछ एजुकेशन के फील्ड में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हेल्थ के फील्ड में करना चाहती हूँ। जो भी वो चीज़ आपका लक्ष्य होना चाहिए। और जो भी आपको पद मिल रहा है वो केवल एक प्लेटफॉर्म है, वो एक मात्र जरिया है कि ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सके। समझ रहे हैं आप? एसआई बनना या यूपीएससी करना, सिविल सर्विसेज में जाना, वो लक्ष्य नहीं है आपका। लक्ष्य आपका अलग है। सिविल सर्विसेज केवल आपको एक स्टेज प्रोवाइड करवाता है ताकि आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आप सही डायरेक्शन में आप जा पाएंगे। और एक और चीज़ होती है, जैसे मैंने खुद करा था, वो चीज़ होती है कि आप थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन से मुझे इंडिविजुअली बहुत मदद मिली थी, क्योंकि जितना भी हम जैसे एक और इसमें कोट कहना चाहूँगा मैं। एक अब्राहम लिंकन आप नाम सुना होगा आपने, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर मुझे आप किसी पेड़ को काटने के लिए आप मुझे 6 घंटे देंगे, तो मैं शुरू के 3 घंटे केवल अपनी आरी को धार देने में ही लगाऊंगा। आप समझे इसका मतलब? कि आप अगर 6 घंटे मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए देंगे, तो मैं शुरू के 3 घंटे अपनी जो आरी है उसको धार देने में लगाऊंगा। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर उनका जो आरी है, अगर वो आरी ही अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो 6 घंटे जो पेड़ काटने में लग रहे हैं, हो सकता है उन्हें 16 घंटे लगते उस पेड़ को काटने में। लेकिन उनकी आरी अच्छी हुई तो वो जो 6 घंटे का काम है वो 1 घंटे में भी कर सकते हैं। ठीक है? तो इसी तरह से आपका पढ़ाई का काम है। जो आपको वो अपने पढ़ाई का लक्ष्य पूरा करना है, तो आप ये मत देखिए कि 10 घंटे का लक्ष्य पूरा करना है, क्या चीज़ पूरा करनी है। जो महत्वपूर्ण ये है कि जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी क्या रहती है, पढ़ने की आउटपुट क्या रहता है। और उस आउटपुट के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आप फिजिकली और मेंटली हेल्थी हों। क्योंकि अगर आप शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं हैं, तो आप कितना भी पढ़ लीजिए, उसका जो आउटपुट है वो कम ही आएगा। तो शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहने के लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। कोई जिम जाता है,
कोई म्यूजिक सुनता है, कोई चीज़, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं। उसमें एक मेडिटेशन भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, जिसको ध्यान कहते हैं हम। तो अगर आप चाहें तो मेडिटेशन कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, उसमें मुश्किल से आप 15-20 मिनट रोजाना कर सकते हैं। और आप देखते हैं कि सुबह ये 15-20 मिनट अगर आप योग या मेडिटेशन करते हैं तो उसके बाद जो पूरे दिन का आप 10 घंटे कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो आप एक बहुत ही उसमें एक बड़ा डिफरेंस आप देखेंगे है। ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था मैंने आपके साथ साझा की है। आपकी तरफ से अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई डिस्कस करना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या इन जनरल प्रिपरेशन कैसे करनी है और वर्क मतलब और कोई दिक्कतें हो, जैसे होता है कि हम प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं या फिर इन पढ़ाई से रिलेटेड कोई प्रोसेस का हो, तरीका पढ़ने का, स्ट्रेटजी का, कोई भी चाहे तो आप पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं। नमस्ते, बताइए। जी, सो जाइए। नहीं तो जो जैसे अभी मैंने बताया कि पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर स्वस्थ हों। और जितने भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें यह है कि अगर आप मानसिक तौर पर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आपको, मतलब 8 घंटे और ज़्यादा हो रहा है तो 6 से 7 घंटे तो कम से कम चाहिए ही चाहिए आपको। तो और आप जैसे कह रही हो कि जब हम पढ़ते हैं तो नींद आ जाती है, तो क्या ये इसलिए आती है कि आपने अपनी नींद पूरी नहीं की होती है रात को? रात को पूरी नींद की होती है 6 से 7 घंटे, तो फिर नींद आने की वजह क्या है पहले आप ये देखिए। क्या ऐसा हो सकता है जो आप पढ़ रही हैं उसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है ना? तो एक चीज कर सकते हैं कि आप दिन में जैसे एक ही, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि हम दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सुबह से लेके शाम तक एक ही सब्जेक्ट उठाए, 10 घंटे उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा बोरिंग हो जाती है। आप ऐसा कर सकते हैं दिन में 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे अगर आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आधा समय आप ज्योग्राफी को दीजिए, आधा समय हिस्ट्री को दीजिए।